हैं समझिए.com। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के उस खतरे की तरफ ध्यान खींच लिया है जिसे वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे। ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ, उससे बनती झीलें और उन झीलों के अचानक फटने से नीचे की तरफ आने वाला पानी कुछ ही समय में तबाही का रूप ले सकता है। नेपाल में हाल की बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान किया है, लेकिन इस त्रासदी के बीच एक ऐसा बड़ा सवाल भारत के सामने भी खड़ा है कि क्या हिमालय के भारतीय हिस्से में भी ऐसी तबाही हो सकती है? क्या हमारे पहाड़ों में भी ऐसी झीलें मौजूद हैं जो अचानक फट सकती हैं? क्या सिर्फ बड़ी झीलें ही खतरनाक हैं या छोटी झील भी हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है? आज समझिए.com में बात सिर्फ ग्लेशियर पिघलने की नहीं होगी, बल्कि ग्लेशियर झील कैसे बनती है, वो कैसे खतरनाक बन जाती है और कैसे वो मानव सभ्यता का नाश करती है, विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बने रहिए समझिए.com के साथ। यूं गया और यूं आया। हिमालय में तबाही का खतरा और उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, क्योंकि हिमालय को सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला समझना गलती होगी। यह एक विशाल प्राकृतिक जल भंडार भी है। हिमालय में 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं और इन ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों की प्रणाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा। हर ग्लेशियर एक जैसा नहीं है। किसी ग्लेशियर का आकार बड़ा है, लेकिन उसके आसपास जोखिम कम हो सकता है, जबकि कोई छोटा सा ग्लेशियर ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां पर उसके सामने या ऊपर पानी जमा हो रहा है और उसके टूटने की स्थिति में नीचे बसे इलाकों पर खतरा ज्यादा हो। वैज्ञानिक ग्लेशियरों की निगरानी, उनके पीछे हटने, बर्फ के क्षेत्रफल में बदलाव और पिघलने की गति, झीलों के निर्माण और आसपास के भूभाग की स्थिरता जैसे कई संकेतों से करते हैं। अब सवाल यहां सिर्फ यह नहीं है कि हिमालय में कितने ग्लेशियर हैं, सवाल इसके थोड़ा आगे भी चला गया है। और जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो आपको यह दिखेगा कि यह खूबसूरत सा दिखने वाला बर्फ का पहाड़ आपकी आंखों को सुकून देता है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बजाता है। ग्लेशियर को अगर पहाड़ों पर जमी बर्फ का विशाल ढेर समझेंगे तो यह पूरी तस्वीर समझ नहीं आएगी। ग्लेशियर वास्तव में हजारों वर्षों से जमा एक ऐसा गतिशील भंडार है जो धीरे धीरे नीचे खिसकता है और गर्म मौसम में इसका पिघला पानी नदियों तक पहुंचता है। हालांकि नदियों का पूरा पानी ग्लेशियरों से नहीं आता है। बारिश, बर्फबारी, भूजल और अन्य स्रोत भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब तापमान बढ़ने से ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन बिगड़ने लगता है। यानी कि जितनी बर्फ जमा हो रही है उससे ज्यादा बर्फ पिघल रही है। ग्लेशियर पीछे हटता है, उसके सामने पानी जमा हो सकता है, नई झील बन सकती है या फिर पुरानी झील बड़ी हो सकती है और यहीं से एक नया खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ भविष्य में पानी की कमी का सवाल नहीं है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में तेजी से पिघलती बर्फ तत्काल बाढ़ के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। अब यहां पर आपको यह समझना होगा, थोड़ा रुककर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल की जो घटना हुई वो क्या हुआ। शुरू में यह कहा गया कि भूकंप आया, 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया, किसी ने कहा 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन भूकंप तो आया ही नहीं था। हुआ क्या? ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और टूटने के बाद वो एक झील में गिरा और वो झील में गिरने के बाद झील के उस मुहाने पर आकर टिक गया जहां से पानी नीचे जाता था। ये जो झरने और झील आप दिखाई देते हैं ना, वो इसी ग्लेशियर से थोड़ा थोड़ा कलकल करता हुआ पानी बहता है, जिसे तमाम पर्यटक देखने पहुंचते हैं। ये वही झीलें, ये वही झरने हैं
और वहां से झरना, जब झरने से जो पानी निकलता था, ग्लेशियर का टुकड़ा उस झील के किनारे पर आकर टिक गया और झील में पानी बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वो इतना पानी बढ़ गया कि उस पानी के दबाव से वो जो ग्लेशियर का टुकड़ा जिसने झील को रोक दिया था, उस पर दबाव पड़ा, वहां से वो टूटा और उसके बाद टूटा और टूटने के बाद वो इतने वेग के साथ नीचे गया कि वो अपने साथ पहाड़, पत्थर और इसके साथ साथ बड़े बड़े पेड़ लेता हुआ स्पीड से ऊपर से नीचे गया। और जब ऊपर से नीचे कोई चीज जाती है, वो भी पानी अगर अपने पूरे वेग के साथ जाए, तो आप समझिए कि उसकी रफ्तार कितनी होगी। 20 लाख गैलन टन पानी उसमें था और उसके बाद उसने तबाही मचा दी। इसलिए कहा जाता है कि जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो उसके आसपास, उसके सामने जो पिघले पानी का जवाब है, वो एक बड़ा सवाल बन जाता है। कई बार तो ग्लेशियर की जो सतह है वो बड़ी खराब होती है। इन्हें अलग अलग प्रकार की ग्लेशियल झीलों के रूप में देखा जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रकार है सुप्राग्लेशियल झील, यानी कि ग्लेशियर की सतह पर बनी पानी की झील, यानी कि जब बर्फ की सतह आसमान होती है तो असामान्य होती है, तो उसमें दरारें और गड्ढे बनते हैं, तो पिघलता पानी उसमें जमा हो जाता है और समय के साथ ऐसी झील फैल सकती है। और नेपाल में भी यही हुआ जिसका मैंने जिक्र किया। आपस में ये झीलें जुड़ जाती हैं, अचानक से जल निकाल के जरिए खाली हो जाती हैं और यही सैटेलाइट से ली गई जो तस्वीरें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और वो खतरनाक संकेत दे रही हैं, क्योंकि वैज्ञानिक देख रहे हैं कि झील का आकार कितनी तेजी से बदलता है, बदल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसके नीचे या आसपास पानी से निकलने का कोई रास्ता बन रहा है या नहीं। यानी कि झील का बदलता आकार खुद एक चेतावनी का संकेत दे सकता है। और यहीं पर गलती हुई। चीन को सब कुछ पता था, लेकिन चीन ने नहीं बताया, चीन ने नेपाल को नहीं बताया, चीन ने भारत को नहीं बताया। अगर वो बता देता तो शायद उस इलाके को खाली करा लिया जाता और बहुत सारी जिंदगियां बच जाती। अब आते हैं उस शब्द पर जो हिमालयी बाढ़ के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ग्लोफ, यानी कि हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़। सरल भाषा में अगर समझें, जब ग्लेशियल झील को रोकने वाला प्राकृतिक बांध, इसे प्रकृति बनाती है, इसे इंसान नहीं बनाता, वो बांध, प्राकृतिक बांध जब अचानक से टूटता है तो झील में जमा एक पानी एक साथ नीचे आता है। ये प्राकृतिक बांध मिट्टी, पत्थर और बर्फ से बना मोरेन हो सकता है या फिर झील किसी ग्लेशियर से जुड़ी संरचना के पीछे बनी हो सकती है। खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पानी सिर्फ बहता नहीं है, वो ऊंचाई से नीचे की ओर बहुत तेजी से आता है और रास्ते में मिट्टी, चट्टान, बर्फ और पेड़ पौधे भी अपने साथ लेकर आ सकता है। यानी शुरुआत में जो बाढ़ पानी लगती है वो कुछ दूरी के बाद मलबा प्रवाह जैसी बेहद विनाशकारी स्थिति ले सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक झील टूटी थी, केदारनाथ में ही कुछ ऐसा हुआ, नेपाल में भी कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद जब चाइना की तरफ से चेतावनी आई तो कल रात को भी, कल शाम को भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये 1, 2, 3 झील की